साथियों नमस्कार। मैं आर.के. अमोल 24 चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज देश की बेरोजगारी के संबंध में मैं आपसे चर्चा करूँगा। देश में बेरोजगारी अथाह है, मतलब उसको नापा नहीं जा सकता, लेकिन आंकड़े आते रहते हैं। आंकड़े आना एक सरकारों का काम है और संस्थाओं का काम है, परंतु बेरोजगारी दर आज से नहीं, सदियों से इस देश में रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं। पहले आबादी कम थी, पहले खेती ज़्यादा थी, पहले रोजगार भी नहीं थे। जो गांव में रोजगार हुआ करते थे वही रोजगार थे। शहरों में तो रोजगार थोड़े बहुत रहते ही हैं, होता ही है, बिना रोजगार के काम नहीं चलेगा शहरों में। तो इस प्रकार एक आंतरिक स्थिति ये थी कि कृषि प्रधान ये देश है, ऐसा कहा भी जाता है और है भी वास्तव में। तो कृषि पर 75 से 80% आबादी स्थिर रहती थी। खेती में खाने भर को अनाज पैदा हो गया और इससे आगे जो है किसान सोचता नहीं। कुछ बड़े किसान थे जो राजनीतिक भी थे, जिनके पास जमीनें बहुत ज़्यादा थी, उनमें ठाकुरों का वर्चस्व था, तो उन लोगों ने कुछ अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर ली। लेकिन सब मिला करके कृषि एग्रीकल्चर जो है वो फायदे का सौदा नहीं है, घाटे का सौदा है। क्योंकि जमीन पुश्तैनी होती है और जमीन का मूल्य हम जोड़ते नहीं। में अपने प्रोडक्ट या अपने पैदावार की हम लागत नहीं जोड़ते, हम ये जोड़ते हैं कि इतना हो गया और खाने भर को हो गया। तो खाने भर का हो गया तो उसमें कोई लागत नहीं जोड़ी जाती कि इस जमीन की कीमत कितनी है, हमको लगान देना होता तो कितना देते, सिंचाई की कीमत, बीज की कीमत, मेहनत और तमाम चीज़ों की कोई गणना नहीं होती। इसलिए खेती जो है वाह वाह है कि चलो खेती जो है वो ठीक है और खेती से काम चल जाता है, खाने का, कपड़े उपड़े थोड़े बहुत और थोड़े बहुत सारे ही कामों का। ऐसी स्थिति में हमें रोजगार और बेरोजगार की कोई बात भी नहीं होती। बाद में जब देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, जबकि कुछ सिरे फिरे बताते हैं कि 1914 में हुआ, 1922, 23, 24 में हुआ है, ऐसा नहीं। जब 1947 में हुआ तब खेती भी विपन्न स्थिति में और साक्षरता दर 12%। खेती में विपन्नता इतनी थी कि खाने भर को भी पैदा नहीं। 1966 की बात बताएं, जब 63 में जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई और 64-65 में ऐसी स्थिति आ गई कि अमेरिका से गेहूं आता था सड़ा हुआ और मक्का आता था और उसी से काम चलता था। और हॉस्टलों वगैरह में या होटलों वगैरह में चावल बिल्कुल बंद कर दिया गया, क्योंकि चावल नहीं खाने को मिलेगा, रोटी खाना पड़ेगा। ये मेरा खुद का अनुभव है और मैं खुद उस समय पढ़ता था तो मुझे याद है। बाद में पंतनगर यूनिवर्सिटी खुली, फैजाबाद में यूनिवर्सिटी खुली, इस तो दोनों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ थी और भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खुली। बीएससी एजी के क्लासेस चलने शुरू हुए। पहले बीएससी एजी का कोई ब्रांच नहीं था, बीएससी एजी मतलब एग्रीकल्चर का। तो इस तरह से तत्कालीन शासकों और शासन ने इस समस्या के हल के लिए युद्ध स्तर के पर कार्य किया और इन यूनिवर्सिटीज़ में एग्रीकल्चर से संबंधित
पंतनगर भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और फैजाबाद में भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। सारे काम हुए और उसके बाद रासायनिक खाद आई, ट्यूबवेल लगने शुरू हुए, बिजली का भी व्यवस्था की गई, तमाम उपचार किए गए और आज देश में कृषि जो है उससे कोई समस्या नहीं है, उत्पादन काफ़ी बढ़ा है और हम इस पोजीशन में हैं कि अन्न निर्यात कर सकते हैं। वो अलग है कि सरकारें जो है उस अन्न का भी दुरुपयोग कर रही है, उससे निर्यात करके पैसा लेना चाहिए तो उसे वोट बटोरने के लिए वो अनाज घर घर मुफ्त में बांटे जा रहे हैं। अब एक बेरोजगारी की बात है। बेरोजगारी उनकी है जो पढ़े लिखे नहीं। बेरोजगारी में दो तरह की बेरोजगारी है, एक असंगठित क्षेत्र जैसे कृषि और मजदूर और छोटे मोटे काम, और एक संगठित क्षेत्र में बेरोजगारी है जिसमें पढ़े लिखे लोग नौकरियां करते हैं या उद्योग धंधे लगाते हैं या उद्योग धंधे में काम करते हैं। तो असंगठित क्षेत्र की बेरोजगारी का कोई आंकड़ा यहाँ जारी नहीं। संगठित क्षेत्र की बेरोजगारी की पोजीशन जो है, अखबारों का कहना है कि 32 माह में, मतलब 1.5 साल के अंतर्गत बेरोजगारी की दर मई में सबसे कम है, जबकि 3.25 करोड़ लोगों के पास कोई रोजगार है। दोनों आंकड़े जो है में अंतर है। तो ये आंकड़े जो है वो कुछ मानकों पर जो है तैयार किए जाते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि बेरोजगारी जो है चरम पर है और करीब करीब काफ़ी लोग बेरोजगार हैं। रोजगार नौजवान को चाहिए। जो लोग ऑलरेडी रोजगार में हैं या एजेड हैं या नौजवान नहीं हैं, उनकी बात नहीं हो रही है, बात उन नौजवानों की हो रही है जिनको रोजगार चाहिए। तो ऐसी स्थिति में CMIEE संस्था जो है वो रोजगार की या बेरोजगारी के आंकड़े जारी करती है। इनका कहना है कि मई में 3.18 करोड़ लोगों के पास काम नहीं था, जबकि अप्रैल में 44 लाख लोग और थे। मतलब मई में 44 लाख कम हो गए बेरोजगारी के, अप्रैल के अपेक्षा के बेरोजगारी दर। पर ये आंकड़े जो है कागजी है, इन आंकड़ों का वास्तविकता से कुछ लेना देना नहीं। अप्रैल में बेरोजगारी की दर जो थी वो 7.7 थी। इनका कहना है कि मई में यह बेरोजगारी की दर जो है 6.9। परंतु धरातल पर या वस्तु स्थिति में इन आंकड़ों का कोई रोल नहीं है, कोई वजूद नहीं है और कोई इसका मायने नहीं। ये आंकड़े सिर्फ आंकड़े हैं जो कुछ पॉइंट्स के आधार पर तैयार किए जाते हैं और यह पूर्णतः अनुमान है। अब इसमें एक और भी स्थिति आती है कि यह देश गांवों का है, गांव में बसा है, तो गांवों की बेरोजगारी दर अलग है, शहरों की बेरोजगारी दर अलग है। गांव में तो खेती गृहस्थी मजदूरी यही काम है, या छोटे मोटे जैसे आटा चक्की, तेल मिल, कल्लू और ये सब खांडसारी का काम यही होता है। ये भी सीजनल तरीके का होता है, तो उसमें कुछ लोग लगे हुए हैं। लेकिन ये असंगठित क्षेत्र बोलते हैं इसको। इसकी बेरोजगारी की कोई दर नहीं है, इसकी बेरोजगारी का कोई आंकड़ा। शहरी आंकड़े हैं, वो शहरी आंकड़ों में की वस्तु स्थिति ये है कि बेरोजगारी दर बहुत घटी नहीं है, पॉइंट में घटी है, जो घटती बढ़ती रहती है, लेकिन वस्तु स्थिति से आंकड़े बिल्कुल भिन्न है। अब उसमें एक और है कि रोजगार मिलने की दर क्या है। पहले ये दर
38.9 था अप्रैल में, समझ, और मई में 38.5। इस प्रकार भारत में रोजगारी एक भयावह स्थिति में है। नौजवानों के पास रोजगार नहीं, उम्र उनकी बढ़ती जा रही है और उनके अंदर कार्य करने की क्षमता है, तो कार्य करने की क्षमता का रोजगार न मिलने के कारण ह्रास हो रहा है, या उसमें कमी आ रही है, या वो खत्म हो रही है। धीरे धीरे ये जो नौजवान वर्ग है, जब प्रौढ़ होता जाएगा तो उसके काम करने की क्षमता भी घटती जाएगी, देश के आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होगी और देश में विपन्नता की स्थिति आएगी। परंतु सरकारें इस बारे में चिंतित नहीं, उन्हें चिंता अपनी सत्ता बचाने की, हर हाल में उनकी सत्ता बचनी चाहिए। उनकी चिंता सत्ता बचाने के लिए प्रचार प्रसार में है, उनकी चिंता सत्ता बचाने के लिए जोड़ तोड़ में है, उनकी चिंता सत्ता बचाने के लिए जितना झूठ बोला जाए उसमें है, जितना भ्रमित किया जाए उसमें है, जितना गुमराह किया जाए उसमें है, और जितना मक्कारी और जितना झूठ और जितना प्रपंच या षड्यंत्र किया जाए उसमें सत्ता का एक नशा होता है, जैसे शराब का एक नशा होता है। राजनीति में भी नशा होता है, उस नशे में आदमी को कुछ पता नहीं चलता है कि देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो अपनी पोजीशन के बारे में सोचता है। आज देश की स्थिति ऐसी ही, हर एमएलए, एमपी, मंत्री और संवैधानिक पदों को बैठे हुए लोग, प्रशासनिक लोग केवल अपनी चिंता करते हैं, उन्हें जनता की कतई चिंता नहीं है। देश में क्या समस्याएं हैं इसके बारे में कोई मनन चिंतन नहीं है, न ही उस पर कोई सक्रिय कार्रवाई की जाती है। सिर्फ उसको भ्रम में डाला जाता है, जनता को भ्रमित किया जाता है, गुमराह किया जाता है और देश हित में नहीं सोचा जाता, सिर्फ स्वयं के हित में सोचा जाता है। और मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि राजनीति उसको कहते हैं जो जनता के हित की बात करते हैं, और षड्यंत्र उसको कहते हैं जो स्वयं और अपने ग्रुप के बारे में सोचा जाता है। तो आजकल खुलेआम षड्यंत्र हो रहा है और बेशर्मी के साथ षड्यंत्र हो रहा है, उसी को राजनीति समझ लिया जा रहा है, उसी को जनता भी राजनीति समझती है, पर वो राजनीति नहीं है, वो एक तरह से बेशर्मी है, देश की बर्बादी है। और इससे आगे और क्या कहा जा सकता है। किसी नेता के अनुसार हम त्रेता युग में जा रहे हैं या पहुंच गए हैं, और किसी नेता के अनुसार हम 6ठी शताब्दी में जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति है, और इसके बारे में वीडियो आप ध्यान से पढ़िएगा, मनन करिएगा, समझिएगा, और सरकारों को मजबूर करिए कि वो नौजवानों को रोजगार दे। नौजवानों की उम्र अगर खत्म हो जाएगी तो कार्य करने की क्षमता भी उनकी खत्म हो जाएगी, देश की आर्थिक स्थिति भी खत्म हो जाएगी और देश विपन्नता की स्थिति में जा रहा है। आज मैं कह रहा हूँ, बहुत बेशर्मी है, अंधकार है। आप वोट का अधिकार बहुत सोच समझ के प्रयोग करिए और सरकारों को फेंटते रहिए अगर आप अपना भला चाहते हैं। एक बार से दूसरी बार एमएलए न बनने दीजिए, एक बार से दूसरी बार सरकारें न बनने दीजिए। वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, कमेंट बॉक्स में हमें भी समझाइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो आपने तो मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर और लाइक करें ताकि बात आगे बढ़ सके। धन्यवाद। जय भारत।